कहानी की शुरुआत में हमारी नजर एक बेहद ही वीरान और सुनसान इलाके में बनी जेल पर पड़ती है, जहां आज कुछ गाड़ियों में भरकर नए कैदियों को लाया गया था। असल में ये लोग कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि ये वो शातिर कैदी थे जो पहले भी कई जेलों की दीवारें लांघकर 9-2-11 हो चुके थे। कहानी का यह दौर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, जब जर्मनी की सेना ने जापान और इटली के साथ हाथ मिलाकर दुनिया के कई मुल्कों पर धावा बोल दिया था। जंग के मैदान में जब विरोधी सेना के जवान जिंदा हाथ लग जाते तो जर्मनी के लोग उन्हें अपना कैदी बना लेते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि उनमें से कई जांबाज सिपाही सलाखों को तोड़कर रफू चक्कर हो जाते थे, जिससे जर्मनी को बहुत बड़ा झटका लग रहा था। बस इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए खुद तानाशाह हिटलर के कहने पर इन शातिर कैदियों के लिए एक ऐसी खास जेल तैयार की गई जहां की सिक्योरिटी के इंतजाम एकदम नेक्स्ट लेवल के थे। यहाँ का घेरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, यानी यहाँ से निकलना पूरी तरह नामुमकिन था। लेकिन इस जेल की इस अकड़ और रुतबे का भी बहुत जल्द जनाजा निकलने वाला था। तभी सीन में हमारी मुलाकात चार्ली नाम के एक फौजी से होती है, जो उन्हीं नए कैदियों के साथ यहाँ पहुंचा था। तभी जेल का सबसे बड़ा अफसर कमांडर फॉन लूगर खुद अकड़ते हुए उससे मिलने आता है। वो चार्ली को टोकते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ आए कई कैदी बार बार जेल से भागते हुए पकड़े जा चुके हैं, यहाँ तक कि इन्हीं में से एक सिरफिरे ने तो पूरे 17 बार भागने का दुस्साहस किया है। कमांडर आगे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि इन सब खुराफाती कैदियों के करता धरता तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक डील रखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे यह पक्का भरोसा दिला दो कि इस जेल से अब कोई भी भागने की हिमाकत नहीं करेगा, तो इसके बदले में हम तुम्हें यहाँ कुछ खास VIP सुविधाएं देंगे। मगर चार्ली बिना सोचे समझे उसके इस ऑफर को सीधे लात मार देता है। वो 2 टूक शब्दों में कहता है कि जैसे आप अपनी वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं, वैसे ही हम भी अपने देश के सिपाही हैं, और दुश्मन की कैद में चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठना हमारे नियमों के खिलाफ है। तभी कमांडर उसे समझाता है कि तुम इसे कोई आम काल कोठरी मत समझो। यहाँ तुम्हारे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड है, और पेड़ पौधों की देखरेख के लिए एक सुंदर बगीचा भी है, जिसके काम के लिए तुम्हें टूल्स भी दिए जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जब यहाँ हर चीज पहले से मौजूद है, तो भला कोई अपनी जान दांव पर लगाकर भागने का रिस्क क्यों उठाएगा। अपनी बात खत्म करते हुए वॉन लूगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए चार्ली को एक सिगरेट ऑफर करता है। अगले ही पल कैमरा का फोकस हिल्स नाम के कैदी पर जाता है। वो बड़ी चालाकी से बिना किसी की नजर में आए चारों तरफ की सिक्योरिटी को स्कैन कर रहा था। उसने यह ताड़ लिया था कि वॉच टावर पर खड़े संतरी हर एक कैदी पर बाज जैसी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि कोई भी फेंसिंग यानी कटीली तारों की बाड़ के पास जाने की भूल न कर सके। इस पूरे पहरे को बारीकी से समझने के लिए हिल्स पास में बनी एक छोटी सी झोपड़ी की ओट में छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। उसी समय मैदान के दूसरे कोने पर डैनी और बिल भी खड़े थे। तभी उनकी नजर कुछ ऐसे कैदियों पर पड़ती है जिनके तन पर बिल्कुल फटे चिथड़े कपड़े थे। तब डैनी अपने साथी को बताता है कि ये असल में रशिया के बंदी हैं, जिन्हें रोज सूखी लकड़ियां काटने के लिए बाहर जंगल में भेजा जाता है। डैनी के शातिर दिमाग में बिजली की तरह भागने का एक नया आइडिया आता है। वो बिना देर किए फुर्ती से अपनी मिलिट्री जैकेट उतारता है और बिल के कान में फूंकते हुए अपना पूरा सीक्रेट प्लान समझा देता है। इसके बाद बिल फौरन बाकी कैदियों के पास दौड़ता है और उन्हें आपस में झूठी लड़ाई का नाटक करने को कहता है, ताकि वहां तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। सभी कैदी तुरंत तैयार हो जाते हैं और एक जैकेट को छीनने के बहाने आपस में धक्का मुक्की और हाथापाई का ढोंग शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वहां इस ड्रामा को देखने वालों का एक बड़ा मजमा लग जाता है। वहां मचे इसी कोहराम और अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाकर डैनी दबे पांव एक रशियन कैदी के पास सरक जाता है और सिगरेट का लालच देकर उसके कपड़ों का सौदा कर लेता है। वहीं दूसरा रशियन बंदी उससे कुल्हाड़ी के बदले सिगरेट की डील पक्की करता है। असल में डैनी का मास्टर प्लान उन्हीं रशियन कैदियों का हुलिया बदलकर सीधे जेल के मेन गेट से सीना तान कर बाहर निकलने का था। दूसरी तरफ कुछ और शातिर कैदी वहां घास के एक बड़े से ढेर के अंदर जाकर दुबक जाते हैं, ताकि जैसे ही बाहर जाने वाली गाड़ी स्टार्ट हो वो उसी के साथ चुपके से वहां से खिसक सके। इधर मैदान का माहौल जैसे ही थोड़ा शांत होता है, हिल्स का एक पुराना साथी चुपके से उसके पास सरकता है। हिल्स उसे एक बेहद काम की बात बताता है कि पहरेदारों की निगरानी वाले हिस्से में एक ऐसा कोना भी है जहां ऊपर बैठे संतरियों की नजर बिल्कुल नहीं पहुंचती, यानी एक परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट। वो उस जगह का टेस्ट लेने के लिए अपनी खेलने वाली बॉल को सीधे उसी कोने की तरफ उछाल देता है। उधर दूसरी तरफ रशिया के बंदियों को काम के लिए बाहर भेजने की हलचल शुरू हो चुकी थी। इसी अफरा तफरी के बीच जेम्स नाम का एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट मैले कुचैले कपड़े पहनकर चुपचाप उनके ग्रुप में जाकर मिक्स हो जाता है। जेम्स और डैनी आपस में इंग्लिश में दबी आवाज में बात कर रहे थे, क्योंकि डैनी को रशियन भाषा का थोड़ा बहुत अंदाजा था। ठीक उसी पल कुछ और शातिर कैदी वहां खड़ी घास वाली गाड़ी में
मौका पाकर छलांग लगा देते हैं और अंदर दुबक जाते हैं। मतलब साफ था कि जेल में कदम रखते ही हर कोई पहले ही दिन वहां से 9-2-11 होने के जुगाड़ में लगा हुआ था। लेकिन कैदियों की यह चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकती और एक जर्मन अफसर अचानक सबको वहीं रोक देता है। उसकी बाज जैसी नजर सीधे जेम्स पर जाकर टिक जाती है। वो उसे पलक झपकते ही पहचान लेता है और कॉलर पकड़कर भीड़ से बाहर खींच लेता है। असल में उस अफसर को पक्का यकीन हो चुका था कि यह हुलिया बदला हुआ बंदा कोई रशियन नहीं बल्कि एक ब्रिटिश सिपाही है। इसके बाद वो कड़े कदम बढ़ाते हुए डैनी की तरफ मुड़ता है। डैनी खुद को बचाने के लिए टूटी फूटी रशियन भाषा बोलने का ढोंग तो करता है, लेकिन उसकी जुबान साफ नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी रंगे हाथों धर लिया जाता है। अब उस जर्मन अफसर को बाकी जगहों पर भी शक होने लगता है। वो घास के उस बड़े से ढेर में एक नुकीला भाला अंधाधुंध चुभाकर चेक करने लगता है। भाले की नोक लगते ही दर्द के मारे अंदर छिपे हुए बाकी कैदी भी चीखते हुए खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। असल में जर्मन फौज को पहले से भनक थी कि नए कैदी आते ही हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए वे पूरी तैयारी के साथ पहले से ही मुस्तैद बैठे थे। दूसरी तरफ हिल्स अब कटीली तारों की बाड़ के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। उसने गौर किया कि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वॉच टावर पर खड़े संतरियों ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इसका मतलब साफ था कि वो ब्लाइंड स्पॉट सच में एकदम 100% काम का था। लेकिन तभी अचानक किस्मत पलटती है और एक जर्मन सिपाही की नजर उस पर पड़ जाती है और देखते ही देखते हिल्स के ऊपर गोलियों की अंधाधुंध बौछार शुरू हो जाती है। इस खतरे को भांपकर हिल्स तुरंत बात घुमाने की पैंतरेबाजी करता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो तो बस यहाँ अपनी खोई हुई बॉल उठाने के लिए आया था। कुछ ही पलों में वहाँ कई जर्मन सैनिक अपनी बंदूकें ताने हुए उसे घेर लेते हैं और आखिर में खुद कमांडर वॉन लूगर भी वहाँ तमतमाता हुआ पहुँचता है। वो अपनी कड़क आवाज में सीधे हिल्स से सवाल करता है कि तुम यहाँ कटीली तारों के पास क्या खिचड़ी पका रहे थे। पहले तो हिल्स माहौल देखकर थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर वो टशन में सच उगल देता है कि वो यहाँ सिर्फ जेल के ब्लाइंड स्पॉट की चेकिंग कर रहा था। ये सुनते ही वॉन लूगर उसे उसका बीता हुआ कल याद दिलाता है कि तुम एक अमेरिकन पायलट हो जो इससे पहले भी अलग अलग जेल से पूरे 18 बार भागने की नाकाम कोशिश कर चुके हो। हिल्स इस गंभीर बात का जवाब भी बड़े लापरवाह और बेखौफ अंदाज में देता है, जिससे कमांडर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में तमतमाते हुए सजा के तौर पर हिल्स को पूरे 20 दिनों के लिए एक काल कोठरी के अंधेरे कमरे में अकेले बंद करने का हुक्म सुना देता है। उसी दौरान एक और कैदी बीच में टांग अड़ाने की बेवकूफी करता है तो अफसर बिना देर किए उसे भी वही सजा थमा देता है। अब दोनों को अलग अलग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पसरी तन्हाई में वे दोनों दीवार पर हाथ से थपकी मारकर एक दूसरे को सीक्रेट कोड में मैसेज भेजते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक पक्की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच जेल के मेन गेट से एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम कैप्टन रॉजर था। उसे देखते ही जेल में पहले से मौजूद उसके पुराने साथियों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन जर्मन सैनिकों को कानो कान शक न हो, इसीलिए वे सब उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ रॉजर को सीधे कमांडर के वीआईपी दफ्तर में हाजिर किया जाता है। वहां बैठा एक सीनियर अफसर उसे देखते ही चौंक जाता है और कमांडर को सचेत करते हुए कहता है कि इस बंदे पर 24 घंटे पैनी नजर रखनी होगी। वो अफसर खुलासा करता है कि रॉजर ही इन सब खुराफाती कैदियों का असली मास्टरमाइंड है, जो हमेशा एक बड़ा ग्रुप बनाकर जेल से भागने के बवंडर प्लान तैयार करता है। कुछ ही देर बाद कहानी में एक बड़ा राज खुलता है कि रॉजर असल में एक्स ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक खुफिया अंडरग्राउंड ग्रुप का चीफ है। इस ग्रुप के ज्यादातर मेंबर्स पहले से ही इसी जेल के अंदर बंद थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, बार बार जेल से भागना, ताकि दुश्मन सेना को उन्हें दोबारा ढूंढने और पकड़ने में अपने सारे सिपाही और रिसोर्सेज झोंकने पड़े, जिससे उनका भारी नुकसान हो। रॉजर अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए चार्ली को भी अपने साथ शामिल करता है और उसे अपना पूरा मास्टर प्लान समझाता है। वो कहता है कि इस बार सिर्फ 2-4 लोग नहीं बल्कि लगभग 250 कैदियों को एक साथ लेकर इस अभेद्य जेल से रफू चक्कर होना है। ये आंकड़ा सुनते ही चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यह पूरा प्लान बिल्कुल नामुमकिन और आत्मघाती लगता है, लेकिन रॉजर अपने इरादे का पक्का खिलाड़ी था। वो बिना डरे आज रात में ही एक सीक्रेट मीटिंग रखने की बात कहता है। रात का अंधेरा घिरते ही सभी खास और शातिर कैदी एक तय जगह पर गुपचुप तरीके से इकट्ठे होते हैं। वहाँ रॉजर सबके सामने अपना वो बवंडर मास्टर प्लान खोलता है कि वे लोग जमीन के नीचे एक बेहद लंबी सुरंग तैयार करेंगे और सीधे जेल की सरहद पार निकल जाएंगे। वैसे तो बॉर्डर के सबसे पास कमरे
कमरा नंबर 104 पड़ता था, लेकिन चालाकी दिखाते हुए खुदाई रूम नंबर 105 से शुरू करने का फैसला होता है ताकि जर्मन फौजियों को कानो कान भनक तक न लगे। ये सुनते ही बिल बीच में टोकते हुए कहता है कि इसका सीधा मतलब ये है कि सुरंग का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा और थका देने वाला होने वाला है। तभी रॉजर सबको शांत करते हुए प्लान समझाता है कि पहले हमें नीचे की तरफ काफी गहराई तक खुदाई करनी होगी ताकि ऊपर जरा सी भी आवाज न गूंजे, और इस बार हम कोई एक रिस्क नहीं लेंगे बल्कि एक साथ 3-3 सुरंगें खोदेंगे जिन्हें सीक्रेट कोड नेम दिया जाएगा, टॉम, डिक और हैरी। इसका फायदा ये होगा कि आपस में बात करते वक्त अगर कोई तीसरा सुन भी ले तो उसे हमारी प्लानिंग का रत्ती भर भी अंदाजा ना हो। उसी वक्त वहाँ कॉलिन नाम का एक और कैदी हांफते हुए पहुंचता है और लेट होने के लिए सबसे माफी मांगता है। कॉलिन नकली सरकारी कागज और पासपोर्ट तैयार करने का बेताज बादशाह था। वो आते ही सबको आगाह करता है कि जेल की बाड़ लांघने के बाद असली इम्तिहान तो जर्मनी की सरहद को पार करना होगा, जिसके लिए हमें अभी से ढेर सारे नकली कागजात और आम नागरिकों जैसे कपड़े जुगाड़ करने होंगे। इसके बाद रॉजर बिना वक्त गंवाए सभी को उनकी अलग अलग ड्यूटियां बांट देता है। वो एक ऐसा खुफिया सिग्नल सिस्टम बनाने की बात करता है जिससे जर्मन संतरियों के कदम इस तरफ पड़ते ही फौरन खुदाई का काम रोक दिया जाए और किसी को भी शक न हो। अगले ही दिन एक शातिर कैदी बिल्कुल सही मौके की तलाश में घात लगाकर मैदान में बैठा हुआ था। तभी प्लान के मुताबिक वहाँ एक जर्मन सिपाही के साथ उसकी मामूली सी बहस हो जाती है। बात बढ़ते ही बाकी कैदी जानबूझकर तमाशा देखने के बहाने वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ लगा देते हैं। असल में यह कोई इत्तेफाक का झगड़ा नहीं था बल्कि पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए उनका सोचा समझा पैंतरा था। वहाँ मची इसी गहमागहमी के बीच हैंडली रेंगते हुए चुपके से जर्मन सैनिक की गाड़ी के नीचे घुस जाता है और वहाँ से लोहे के कुछ बेहद कीमती औजार और सामान निकाल लेता है। फिर बिना किसी की नजर में आए वो खिड़की के रास्ते वो सारा सामान अंदर अपने साथियों के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद माहौल फिर से एकदम शांत हो जाता है और आसपास कोई भी जर्मन संतरी दिखाई नहीं देता। बाहर के हालात को भांप कर पहरा दे रहे कैदी अंदर मौजूद साथियों को अजीब अजीब इशारे करने लगते हैं। कोई अपने कपड़े ठीक करने की नौटंकी करता है तो कोई हल्की फुल्की हरकत से ग्रीन सिग्नल देता है। तभी रूम नंबर 105 के बाहर तैनात एक कैदी अपनी नाक से एक अजीब सी खास आवाज निकालता है जिसका सीक्रेट मतलब था, रास्ता एकदम साफ है, काम शुरू करो। यह हरी झंडी मिलते ही अंदर मुस्तैद कैदी सुरंग खोदने के मिशन में जुट जाते हैं। वे बहुत चालाकी से कमरे के अंदर कोयले की अंगीठी और चूल्हे को लगातार चालू रखते हैं ताकि बाहर धुआं निकलता रहे और जर्मन सिपाहियों को लगे कि वे बस खाना पानी तैयार करने में मसरूफ हैं। डैनी और बिल मिलकर सबसे पहले फर्श की टाइल्स को एक एक करके हटाते हैं। इसके बाद डैनी उस जगह पर कोयले से एक निशान बनाता है और वहां 17 लिख देता है क्योंकि यह उसके पूरे करियर की 17वीं सुरंग थी। जैसे ही वो कुल्हाड़ी हवा में लहराकर खुदाई की पहली चोट मारने वाला होता है, खिड़की पर नजर गड़ाए बैठा साथी तुरंत एक सीक्रेट इशारा करता है। उस सिग्नल को पाते ही बाहर खड़ा दूसरा कैदी उसी लोहे के सामान को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है जिसे हैंडली ने कुछ देर पहले चुराया था। इस बाहरी शोर शराबे की आड़ में डैनी बड़ी आसानी से जमीन के नीचे सुरंग खोदता चला जाता है क्योंकि खुदाई की असली आवाज उस बनावटी शोर के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी। इसी बीच जेम्स भी कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपने लंबे कोट के भीतर छिपाकर लाई गई एक टाइल बाहर निकालता है। वे लोग फौरन वॉशरूम के ड्रेन पाइप को खोलते हैं और उस टाइल को वहां एकदम परफेक्ट फिट कर देते हैं। जैसे ही वो टाइल वहां से हटती है तो एक और होश उड़ा देने वाला राज सामने आता है। दरअसल सिंक के ठीक नीचे एक और दूसरी खुफिया सुरंग पर काम चल रहा था। डैनी बिना देर किए उस सुरंग के घने अंधेरे में उतर जाता है और फिर से मिट्टी हटाने के काम में लग जाता है। तभी अचानक सिग्नल वाले रास्ते से खबर आती है कि कुछ जर्मन अफसर अचानक औचक जांच के लिए इसी बैरक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही डैनी फुर्ती से अपनी छैनी और हथौड़े को सुरंग के अंदर ही फेंकता है और ऊपर से टाइल को वापस सेट करके बंद कर देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर सिंक को पहले की तरह चमका देते हैं और उसमें ऊपर तक पानी भर देते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखे। फिर डैनी बिना एक सेकंड गंवाए नहाने के बहाने सीधे वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। ठीक उसी पल एक कड़क जर्मन अफसर वहां धमकता है और ठीक उसी फर्श के ऊपर आकर जूते पटकते हुए खड़ा हो जाता है जिसके ठीक नीचे उनकी सीक्रेट सुरंग सांस ले रही थी। असल में वो अपने बदन
पर लगी उस गीली मिट्टी को साफ कर रहा था जो खुदाई के दौरान उस पर चिपक गई थी। बिल भी वहीं पास में हाथ में पोछा लेकर सफाई करने का जबरदस्त नाटक करता रहता है ताकि अफसर को रत्ती भर भी शक न हो। वो जर्मन अफसर चाहकर भी कुछ ताड़ नहीं पाता और वहां से सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। अगले दिन जब डैनी फिर से अपनी कुल्हाड़ी चलाता है तो जमीन के अंदर से भारी मात्रा में मिट्टी बाहर आने लगती है। अब यही मिट्टी उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि अगर इतनी सारी मिट्टी कैंप के अंदर कहीं भी जमा होती तो एक न एक दिन वे सब रंगे हाथों पकड़े जाते। यानी अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस टनों मिट्टी को बिना किसी की नजर में आए सही ठिकाने लगाने की थी। इसी उलझन और सिरदर्द के बीच एरिक दबे पांव कमरे के अंदर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने इस सबसे बड़ी मुसीबत का तोड़ निकाल लिया है। उसने अपने गले में एक मफलर लपेट रखी थी जिसके भीतर कपड़े के छोटे छोटे सीक्रेट थैले छिपे हुए थे। एरिक सबको अपना वो नायाब प्लान समझाता है कि खुदाई के दौरान हर कैदी इन गुप्त थैलियों में मिट्टी भरेगा और उन्हें अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर खुली हवा में ले जाएगा। फिर मैदान में टहलते टहलते अपने पैरों की चालाकी से धीरे धीरे उस मिट्टी को जमीन पर बिखेर दिया जाएगा, जिससे वो हरी घास में पूरी तरह मिक्स हो जाएगी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। कैदियों का यह अनोखा और शातिर आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। रॉजर कहता है कि इसे फाइनल करने से पहले मैदान में एक बार लाइव टेस्ट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहाँ कुछ कैदी पहले से ही साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। वे इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते आंखों के सामने से सारी मिट्टी गायब हो जाती है। उसी दिन मैक, जो लाइब्रेरी की पूरी देखरेख कर रहा था, हैंडली से मिलने आता है और उसे कुछ बेहद खास सामान देता है जो आगे के सफर में उनके काम आने वाला था। यह वही चीजें थीं जिन्हें ले जाने की इजाजत सिर्फ जर्मनी के आम लोगों को थी। तभी वार्नर नाम का एक जर्मन सैनिक यह सब देख लेता है। वह घबरा कर पीछे हटने लगता है और धमकी देता है कि वह इस गैर कानूनी काम की शिकायत फौरन ऊंचे अधिकारियों से करेगा। मगर हैंडली एक पल भी जाया नहीं करता। वह शांत आवाज में पूछता है, तुम किस चीज की शिकायत करोगे दोस्त? अगर अफसरों को पता चला कि तुम किसी कैदी के कमरे में थे तो उंगली सबसे पहले तुम पर उठेगी। असल में हैंडली ने ही उसे कॉफी का झांसा देकर कमरे में बुलाया था और बातों के जाल में फंसाकर उसकी जेब से बटुआ साफ कर दिया जिसमें उसका ट्रैवल पास और असली पासपोर्ट था। अगले दिन हैंडली यह सारा चुराया हुआ माल कॉलिन के हवाले कर देता है ताकि वो अपनी कलाकारी से इनकी हूबहू नकली कॉपीज तैयार कर सके। यह देखकर रॉजर भी खुशी से हैंडली की पीठ थपथपाता है, क्योंकि दुश्मन की नाक के नीचे से उसका बटुआ और पासपोर्ट उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। रात के घने सन्नाटे में रॉजर की मुलाकात ग्रिफिथ से होती है, जो कपड़ों की सिलाई और काट छांट का सबसे बड़ा उस्ताद था। रॉजर के कहने पर ग्रिफिथ कई कैदियों की फौजी वर्दी को अपनी कैंची से इस तरह तराश देता है कि वे अब मिलिट्री ड्रेस जैसी बिल्कुल नहीं लगती थीं। अब अगर कैदी इन्हें पहनकर बाहर सरहद की तरफ निकलेंगे तो वे हूबहू आम जर्मन नागरिकों की तरह दिखाई देंगे। अगले दिन हिल्स और उसका साथी अपनी सजा के दिन पूरे करके काल कोठरी के अंधेरे से बाहर आ जाते हैं। उनके आते ही रॉजर और लाइब्रेरियन मैक उनसे एक सीक्रेट बात करते हैं। रॉजर नक्शा फैलाकर बताता है कि उसके पास जर्मनी का पूरा रूट मैप तैयार है और उसे रेलवे स्टेशन का रास्ता भी पता है, लेकिन सरहद के उस पार क्या क्या खतरे हैं इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि हमें किसी ऐसे जिगर वाले आदमी की जरूरत है जो एक बार जेल की दीवार लांघ कर बाहर जाए और वहाँ के माहौल की पूरी जानकारी लेकर वापस अंदर आ सके। यह जानलेवा मिशन सुनते ही हिल्स सीधे साफ मना कर देता है। वो दो टूक कहता है कि अगर वो एक बार इस नर्क से जिंदा बाहर निकला तो दोबारा लौटकर यहाँ कभी कदम नहीं रखेगा। यह करारा जवाब सुनकर रॉजर और मैक मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त वार्नर वापस भागता हुआ हैंडली और कॉलिन के कमरे में आता है। वो बुरी तरह डरा सहमा हुआ था और कहता है कि उसका बटुआ शायद यहीं कहीं गिर गया है। उसे खौफ था कि अगर कमांडर को उसकी इस लापरवाही का पता चला तो उसकी नौकरी और जान दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। हैंडली उसे झूठी तसल्ली देता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढने में पूरी ताकत लगा देंगे, जबकि हकीकत यह थी कि वह कीमती बटुआ इस समय भी हैंडली की ही जेब में था। वार्नर उनका शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिल सुरंग के अंदर की मिट्टी को एक छोटी ट्रॉली में भरता है और दूसरे छोर पर ले जाकर उसे चालाकी से अपने कपड़ों में छिपा लेता है। यानी अब सुरंग के घने अंधेरे में माल ढोने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। तभी अचानक डैनी को बिल की एक भयानक चीख सुनाई देती है। वो तुरंत रेंगता हुआ उसके पास पहुंचता है। बिल मलबे की मिट्टी धंसने की वजह से उसमें बुरी तरह दबा हुआ था और उसकी सांसें अटक रही थीं, लेकिन डैनी सही वक्त पर मसीहा बनकर उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। इस खौफनाक हादसे के बाद रॉजर
बिल से कहता है कि अब से इस जानलेवा काम के लिए तुम्हारी जगह हैंडली को सुरंग के अंदर भेजा जाएगा। तब डैनी अपनी एक्सपर्ट राय देते हुए समझाता है कि इस सुरंग की कच्ची छत को नीचे गिरने से बचाने के लिए बहुत सारे मजबूत लकड़ी के तख्तों की जरूरत पड़ने वाली है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से सभी कैदी जहां से भी मुमकिन हो लकड़ी का इंतजाम करने में जुट जाते हैं और उसे छिपाकर नीचे सुरंग तक पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। उधर हिल्स भी चालाकी से अपने बेड की लकड़ियां निकाल कर ले जा रहा होता है। तभी खेल खेल में एक दूसरा कैदी मस्ती में छलांग मारकर उसके बेड पर बैठ जाता है और वो धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर पड़ता है, क्योंकि हिल्स ने तो बेड को थामने वाली सारी मजबूत लकड़ियां पहले ही वहां से गायब कर दी थीं। अगले ही दिन जेल के सीनियर कैदी आपस में सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जहां यह बड़ी बात सामने आती है कि टॉम नाम की सुरंग को फाइनल होने में अब बस 50 फीट की दूरी बची हुई है। वहीं दूसरी तरफ चूल्हे और स्टोव के नीचे वाली सुरंग का काम भी लगभग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था। इसी बीच हैंडली को कुछ सीक्रेट तस्वीरों के साथ कोई खुफिया काम करते हुए देखा जाता है। रात के घने सन्नाटे में हैंडली, जैक और हिल्स मिलकर आलू के छिलकों की मदद से एक कड़क देसी ब्रांडी तैयार करते हैं और छिपकर उसका तीखा जायका भी लेते हैं। अगली सुबह होते ही ये तीनों पूरे टशन के साथ हवा में अमेरिका का झंडा फहराते हैं और उसी देसी ब्रांडी के साथ जश्न मनाने लगते हैं। असल में आज 4 जुलाई का दिन था, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, और इसी खास मौके पर इन लोगों ने रसोई वाली सुरंग के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए रफू चक्कर होने का प्लान बनाया था, क्योंकि वो सुरंग अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। कैंप के सभी कैदियों में वो ब्रांडी बांटी जाती है और सब खुशी में झूमने लगते हैं। यहाँ तक कि पहरा दे रहा एक जर्मन अफसर भी इस जश्न का माहौल देखकर उन्हें थोड़ी डील दे देता है, लेकिन वही चालाक अफसर चुपके से रूम नंबर 105 के अंदर घुस जाता है और बारीकी से तफ्तीश शुरू कर देता है, जहाँ उनकी सीक्रेट सुरंग का मेन रास्ता बना हुआ था। बाहर पहरेदारी कर रहा हैंडली यह सब देख लेता है और उलटे पांव भागकर रॉजर को इसकी इत्तला करता है, मगर रॉजर उसे शांत करते हुए कहता है कि इस बात को अभी अनदेखा करो, क्योंकि अगर हम इस वक्त ज्यादा अफरा तफरी करेंगे तो उसे तुरंत शक हो जाएगा। दूसरी तरफ वो जर्मन सिपाही कमरे की तलाशी लेते वक्त बिस्तर के नीचे से कुछ तख्ते बाहर निकालता है, लेकिन उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगती और वो बाकी कमरों को ऊपर ऊपर से चेक करके वहां से चला जाता है। उसी कमरे में वार्नर एक गिलास में पानी भर रहा था, पर अचानक उसकी लापरवाही से गिलास हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। जब वो फर्श पर फैले पानी को साफ करने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्टोव के ठीक नीचे लगी टाइल ने उस सारे पानी को पलक झपकते ही अपने अंदर सोख लिया था। वो तुरंत पूरा माजरा ताड़ जाता है कि इस फर्श के नीचे पक्का कोई खुफिया रास्ता सांस ले रहा है। वो बिना एक सेकंड गंवाए जोर से दूसरे बड़े अफसर को आवाज लगाता है। ये आवाज सुनते ही बाहर खड़े सभी कैदियों की सांसें अटक जाती हैं। वो जर्मन अफसर कमरे में आकर जैसे ही उस टाइल को हटाता है, उनकी महीनों की मेहनत यानी सुरंग का भंडा फोड़ हो जाता है। ये मनहूस खबर मिलते ही एब्स, जो इस जेल से भागने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा था, भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इस घोर निराशा और सदमे में वो अपना होश खो बैठता है और पागलों की तरह सीधे सरहद की कटीली तारों को लांघ कर भागने की एक नाकाम कोशिश करने लगता है। उसके साथ ही उसे जोर जोर से आवाजें देकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वॉच टावर पर तैनात एक जर्मन सैनिक अपनी मशीन गन से उस पर गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर देता है और एब्स वहीं तड़प कर ढेर हो जाता है। इस खौफनाक और दर्दनाक मंजर का सबसे गहरा असर हिल्स के दिल पर पड़ता है, क्योंकि काल कोठरी की सजा काटने के दौरान एबिस ही उसका एकमात्र सच्चा और जिगरी दोस्त बना था। इसके बाद भी रॉजर अपनी हिम्मत न हारते हुए सबको हौसला देता है कि अब हमें बिना वक्त गंवाए हैरी नाम की तीसरी सुरंग का काम दोगुनी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। असल में उन लोगों ने एक साथ 3 सुरंगें इसीलिए खोदी थीं कि अगर दुश्मन उनकी 1 या 2 सुरंगों को तहस नहस भी कर दे तो वे अपनी आखिरी सुरंग से इस बड़े मिशन को अंजाम दे सकें। रात के काले अंधेरे में हिल्स चुपके से अपनी बैरक से बाहर निकलता है और अपने खोजे हुए उसी ब्लाइंड स्पॉट के पास पहुंचकर कटीली तारों की बाड़ को अपनी कटर से काटने लगता है। मगर अगली सुबह होते ही वहां तैनात संतरी उस कटी हुई तार को देख लेते हैं और पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है। वे हिल्स को तलाश करके वापस कैंप के अंदर ले आते हैं। ये देखकर एरिक ताना मारते हुए कहता है कि हिल्स तो बहुत जल्दी दबोच लिया गया, इसका प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी रॉजर सबके सामने असली राज खोलता है कि वो दुश्मनों के हाथों दबोचा नहीं गया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से वापस अंदर आया है। दरअसल रॉजर के कहने पर ही हिल्स उस रात जानबूझकर बाहर गया था, ताकि वो जेल के बाहर के सुरक्षा तंत्र और सिपाहियों की मुस्तैदी का जायजा लेकर खुफिया जानकारी ला सके। रॉजर को सुरंग खोलने से पहले यह पक्का करना था कि जेल के बाहर का रास्ता उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। हिल्स वापस आकर अपनी सारी सीक्रेट रिपोर्ट रॉजर के हवाले सौंपता है। सच तो यह भी था कि हिल्स ने यह जानलेवा कदम अपने सबसे प्यारे दोस्त एब्स की मौत का बदला लेने
लेने के लिए उठाया था। उधर दूसरी तरफ कॉलिन का असिस्टेंट नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते समय एक बहुत छोटी सी चूक कर बैठता है। लेकिन इतने बड़े और खतरनाक मिशन में एक मामूली सी गलती भी सीधे मौत का वारंट बन सकती थी। इसलिए वो असिस्टेंट बुरी तरह मायूस होकर वहां से हट जाता है। अब कॉलिन खुद उस पासपोर्ट की गलती को सही करने के लिए बैठता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे सामने रखा हुआ कागज साफ दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके बाद कॉलिन भारी मन से अपने कमरे की तरफ लौटता है और अपनी बची कुची रोशनी का टेस्ट लेने के लिए फर्श पर ठीक 5 कदम नाप कर एक सुई रख देता है। तभी अचानक वहां हैंडली दाखिल होता है और दोनों पकड़े जाने के डर से तुरंत बिस्तर पर लेटकर सोने का जबरदस्त ढोंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद रॉजर भी उनका हालचाल लेने वहां पहुंचता है तो कॉलिन उसके सामने ऐसा नाटक करता है जैसे उसकी आंखों की रोशनी एकदम परफेक्ट हो। असल में अगर बाकी कैदियों को भनक भी लग जाती कि कॉलिन अब पूरी तरह देख नहीं सकता तो वे इस जानलेवा मिशन में उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देते। लेकिन रॉजर पुराना और शातिर खिलाड़ी था। वो पहले ही कॉलिन की इस कमजोरी को अच्छी तरह ताड़ चुका था। कॉलिन खुद को एकदम सही साबित करने के लिए दरवाजे के पास जाता है, अपने नापे हुए वही 5 कदम सीधे चलता है और नीचे पड़ी सुई को उठा लेता है। मगर रॉजर उसकी इस चालाकी को पलक झपकते ही समझ जाता है और उसे दोबारा दरवाजे की तरफ चलने का कड़क हुक्म देता है। इस बार रॉजर बीच रास्ते में अपना पैर अड़ा देता है, जिससे टकराकर संतुलन बिगड़ता है और कॉलिन सीधा नीचे फर्श पर आ गिरता है। तब रॉजर उसे संभाल कर बैठता है और गंभीर आवाज में समझाता है कि तुम्हें इस हालत में साथ ले जाना पूरे ग्रुप के लिए बहुत बड़ी आफत बन सकता है। एक नेत्रहीन इंसान की वजह से हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और सब के सब वापस सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही हैंडली तुरंत आगे आता है और सीना ठोक कर कहता है कि कॉलिन की पूरी जिम्मेदारी आज से मेरी है। वो रॉजर से पक्का वादा करता है कि इस जेल के फाटक से बाहर निकलने से लेकर दूसरे मुल्क की महफूज सरहद पहुंचने तक वो साए की तरह कॉलिन के साथ साथ रहेगा और जब तक उसके जिस्म में जान है कॉलिन को एक खरोंच तक नहीं आने देगा। आखिरकार वो ऐतिहासिक और रोमांचक रात भी आ ही जाती है जिसका सभी कैदी पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुरंग में उतरने से पहले सामान ढोने वाली ट्रॉली और रोशनी का पूरा पुख्ता बंदोबस्त कर दिया जाता है ताकि इस 300 फीट लंबी टनल में लोगों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके। लेकिन मशाल और लैंप की तपिश की वजह से उस संकरी सुरंग के अंदर भयंकर गर्मी होने लगती है। अब सीन मैक और रॉजर पर शिफ्ट होता है जो वॉशरूम के नीचे बनी उसी सीक्रेट सुरंग में उतरते हैं जिसका कोड नेम हैरी रखा गया था। इस टनल के उमस भरे घने अंधेरे में जाते ही डैनी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। साफ था कि सुरंगों के भारी प्रेशर और डर की वजह से उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह डगमगा चुका था। वैसे तो डैनी को सबसे पहले बाहर निकलना था, लेकिन अचानक वो घबराकर आगे जाने से मना कर देता है और उल्टे पांव सुरंग से बाहर भाग आता है। तब रॉजर स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बिल को नीचे भेजता है ताकि वो डैनी को समझा बुझाकर शांत कर सके। इसके बाद रॉजर और मैक ट्रॉली के सहारे सुरंग के दूसरे आखिरी छोर तक पहुंचते हैं। वहां ऊपर की तरफ हिल्स अपनी पूरी ताकत से आखिरी मिट्टी हटाने के काम में जुटा हुआ था। जैसे ही हिल्स ऊपर का रास्ता खोलकर बाहर का नजारा देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वापस आकर रॉजर को एक तगड़ा झटका देता है कि सुरंग घने जंगल से लगभग 20 फीट पहले ही खत्म हो गई है। इसका सीधा मतलब यह था कि सरहद पार करने के लिए अभी भी एक खुला और वीरान मैदान पार करना होगा जहां वॉच टावर पर तैनात संतरी आसानी से किसी को भी अपनी बंदूक का निशाना बना सकते हैं। यह खौफनाक मोड़ देखकर एक कैदी रॉजर से कहता है कि हमें इस खतरनाक प्लान को यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर सुरंग सीधे घने जंगल के भीतर खुलती तो इतने सारे लोगों को बाहर निकलते हुए कोई नहीं देख पाता। लेकिन रॉजर साफ मना कर देता है। वो अडिग होकर कहता है कि हमारे बनाए नकली कागजों पर आज की ही तारीख दर्ज है, इसलिए इस मिशन को चाहे जो हो जाए आज रात ही अंजाम देना होगा। तभी हिल्स वापस आता है और दिमाग चलाकर एक नया ढांसू आइडिया पेश करता है। उसकी तरकीब सुनते ही रॉजर करीब 30 फीट लंबी एक मजबूत रस्सी का इंतजाम करवाता है। फिर जैसे ही जर्मन पहरेदारों का ध्यान दूसरी तरफ भटकता है, हिल्स सुरंग से बाहर एक लंबी छलांग लगाता है और रेंगते हुए उस रस्सी का एक सिरा सामने बने एक पेड़ से मजबूती से बांध देता है। इसके बाद वो वहीं पास की घनी झाड़ियों में छिपकर संतरियों की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। जैसे ही जर्मन अफसर दूसरी तरफ मुंह करते, हिल्स रस्सी को जोर से हिलाकर अंदर वालों को ग्रीन सिग्नल देता। इसे देखकर टनल के अंदर वाले समझ जाते कि बाहर कदम रखने का यही सबसे सटीक और महफूज मौका है। इसी तरकीब से एक एक करके कई कैदी नकली दस्तावेजों और बदले हुए वेश में जेल की दीवार के उस पार सुरक्षित भेज दिए जाते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ बिल किसी तरह प्यार से समझा बुझाकर डैनी को भी टनल के अंदर वापस ले आता है। असल में टनल के अंदर की उस बेहद तंग और बंद अंधेरी जगह से उसे एक भयानक घुटन होने लगी थी, जिसे डॉक्टरी भाषा में क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अब बाहर निकलने की बारी हैंडली और कॉलिन की थी, लेकिन तभी अचानक पूरे कैंप में जर्मन सैनिकों का सायरन बहुत जोर से गूंज उठता है। इस सायरन का मतलब था कि कुछ देर के लिए पूरे इलाके की बिजली गुल होने वाली है। कैदी इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देते और उस घाप अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर तेज रफ्तार से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच डैनी और बिल भी उस अंधकार की आड़ में वहां से साफ निकल जाते हैं। बिजली वापस आते ही मैक और रॉजर भी सुरंग से बाहर सुरक्षित कदम रखते हैं, लेकिन तभी उनसे अगला आदमी बाहर निकलते समय अचानक पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है और उसके गिरने की वो आवाज पास खड़े जर्मन सिपाही के कानों में पड़ जाती है। एक जर्मन सैनिक अपनी तेज टॉर्च चमकाता हुआ उसी तरफ जांच करने के लिए बढ़ने लगता है, जबकि वो गिरा हुआ कैदी वहीं पास की एक झाड़ी में सांसें रोककर दुबक जाता है। दूसरी तरफ टनल के मुहाने पर खड़ा अगला कैदी डर के मारे बुरी तरह थर-थर कांप रहा था कि रात के घने अंधेरे की वजह से वो जर्मन सैनिक उसे देख नहीं पाता और खतरा टल जाता है। और घबराहट के बीच अगला कैदी बिना कोई सीक्रेट सिग्नल मिले ही सुरंग से बाहर कूद पड़ता है और इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। जर्मन इंस्पेक्टर उसे रंगे हाथों दबोच लेता है। यह खौफनाक मंजर देखते ही हिल्स भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से 9-2-11 हो जाता है और बाकी बचे हुए कैदी वापस टनल के अंदर लौटने लगते हैं, क्योंकि अब पूरा खेल खत्म हो चुका था और उनकी प्लानिंग का राज खुल गया था। अगले ही दिन जर्मन पुलिस उन 63 कैदियों को जिंदा या मुर्दा तलाशने का एक बेहद सख्त फरमान जारी करती है, जो रात के सन्नाटे में जेल से फरार हुए थे। भागे हुए सभी जांबाज सिपाही अलग अलग रास्तों पर निकल चुके थे, क्योंकि एक साथ रहने पर दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने का खतरा 100 गुना ज्यादा था। रॉजर, मैक, एरिक, हैंडली और कॉलिन किसी तरह लंदन जाने वाली ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में सवार होने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हैंडली जैसे ही खिड़की से बाहर झांकता है, उसे दिखता है कि कुछ जर्मन जासूस स्टेशन पर उसी का हुलिया तलाश रहे हैं। वो बिना देर किए एरिक को इस आने वाले खतरे के बारे में सचेत करता है, लेकिन एरिक बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि उसके पास अव्वल दर्जे के नकली डॉक्यूमेंट्स थे और उसे जर्मन भाषा भी एकदम सटासट बोलनी आती थी। इस भयंकर खतरे को भांपकर हैंडली और कॉलिन चलती ट्रेन से ही कूदकर भाग निकलते हैं। जब जर्मन अफसर चेकिंग करते हुए एरिक के पास पहुंचते हैं, तो वो बड़े ही शांत और शातिर दिमाग से उन्हें अपने नकली पेपर्स दिखाता है और ठाठ से जर्मन भाषा में बात करता है, जिससे उन अफसरों को रत्ती भर भी शक नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रेन अचानक सघन चेकिंग के लिए अगले स्टेशन पर रुकती है। इसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में रॉजर और मैक भी सफर कर रहे थे। तभी अचानक एक लोकल पुलिस इंस्पेक्टर की नजर रॉजर पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। ये खतरनाक नजारा देखकर एरिक समझ जाता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए वो बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। गोली की आवाज गूंजते ही पूरे रेलवे स्टेशन पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। इस मचे हुए भारी हंगामे का पूरा फायदा उठाकर रॉजर और मैक वहां से साफ बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एरिक को एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने पीछे से गोली मार दी और वो जांबाज सिपाही वहीं अपनी जान गंवा बैठता है। अब कैमरा का फोकस जेम्स पर आता है, जो एक राहगीर की साइकिल चुराकर जर्मनी की सीमा से भागने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। दूसरी तरफ हिल्स भी कम नहीं था। वो बीच सड़क पर एक मजबूत तार बांध देता है, जिससे टकराकर एक जर्मन सैनिक की तेज रफ्तार बाइक नीचे गिर जाती है। हिल्स फुर्ती से उस घायल सैनिक के कपड़े और उसकी बाइक लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे एक दूसरा मिलिट्री अधिकारी उससे उसकी पहचान मांग लेता है, जिससे हिल्स को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बाइक छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉलिन और हैंडली को देखते हैं। ये दोनों एक जर्मन फाइटर प्लेन को हाईजैक करके हवा में उड़ जाते हैं और यह देखकर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स तुरंत इसकी शिकायत ऊपर कर देते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में हैंडली कॉलिन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि बस 20 मिनट बाद हम स्विट्जरलैंड की महफूज जमीन पर होंगे। लेकिन तभी अचानक प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उनका विमान क्रैश हो जाता है, जिसमें मलबे के नीचे दबने से कॉलिन की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सीन वापस हिल्स पर आता है। हिल्स जर्मन ऑफिसर्स से बचते हुए काफी देर तक सड़कों पर भागता रहता है, लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उसकी चलती बाइक के टायर पर गोली चला देता है, जिससे वो हवा में उछलकर बुरी तरह नीचे गिरता है और दुश्मनों के हाथों वापस पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जेम्स को दिखाया जाता है, जो एक मशहूर ड्रिंक शॉप के मालिक से मिलता है। वो लोग असल में ब्रिटिश खुफिया तंत्र के हिस्से होते हैं और कई सालों से भेष बदलकर जर्मनी में रह रहे थे। वे जेम्स की नाजुक स्थिति को समझते हैं और उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ और फरार कैदी भी देहाती इलाकों में छिपने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। एक
चालाक पुलिस ऑफिसर उन बचे हुए कैदियों को ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान रहा होता है, लेकिन कुछ कैदी जर्मन भाषा और तौर तरीके जानने की वजह से उनकी आंखों में धूल झोंक कर बच निकलते हैं। फिर भी ज्यादातर बदनसीब कैदी एक एक करके पकड़े ही जाते हैं। रॉजर भी अंतिम समय तक भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जहां वो पनाह लेने के लिए रुकता है वहां पहले से ही एक जर्मन ऑफिसर मुस्तैद खड़ा होता है, जो उसे पलक झपकते ही पहचान लेता है। यानी कुल मिलाकर इस पूरे मिशन में सिर्फ 3 कैदी ही पूरी तरह आजाद हो पाते हैं, बाकी सभी वापस गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बाद सभी पकड़े गए कैदियों को एक बड़ी गाड़ी में भरकर किसी अनजान जगह ले जाया जाने लगता है। वे जांबाज कैदी जेल वापस जाने के बाद भी अंदर से खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगली बार वे अपनी पिछली गलतियों को सुधार लेंगे और पक्का कामयाब होंगे। लेकिन तभी बीच वीरान रास्ते में उनकी गाड़ी को अचानक रोक दिया जाता है। एक कड़क जर्मन अफसर चिल्लाकर कहता है कि आगे जाने से पहले तुम सबको नीचे उतरकर थोड़ी देर एक लाइन में सीधा खड़ा होना होगा। सभी कैदी बिना कुछ सोचे नीचे उतरते हैं। तभी रॉजर मुस्कुराते हुए मैक से कहता है कि वो आज अपने इस प्रयास से जितना खुश है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन तभी अचानक हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। एक क्रूर जर्मन अधिकारी सभी निहत्थे कैदियों को लाइन में खड़ा करके मशीन गन से भून डालता है। अगले दिन चार्ली भारी कदमों से कमांडर वॉन लूगर के ऑफिस में दाखिल होता है। वॉन लूगर चेहरे पर थोड़ी झिझक और मायूसी के साथ बताता है कि जो 50 कैदी यहाँ से भागे थे उन्होंने बीच रास्ते में दोबारा भागने की कोशिश की, इसलिए हमारी पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया और बाकी बचे 13 में से 10 कैदियों को जिंदा पकड़ लिया गया है, जिन्हें वापस इसी जेल में लाया जा रहा है। असल में उस दौर में जर्मनी में तानाशाह सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी सोची समझी हत्याओं को ही कागजों पर एनकाउंटर का नाम दिया जाता था। खुद वॉन लूगर भी अंदर से अच्छे से जानता था कि यह कोई एनकाउंटर नहीं। इसके बाद कैमरा का फोकस उन बचे हुए खुशनसीब कैदियों पर आता है। 2 कैदी किसी तरह छिपते छिपाते एक बोट तक पहुंचते हैं और वहां से दूसरे आजाद मुल्क जाने वाली एक बड़ी शिप पकड़ लेते हैं। वहीं उनकी मुलाकात जेम्स से होती है, जिसे उन खुफिया एजेंट्स ने पहले ही सुरक्षित बाहर भेज दिया था। यानी पूरे 63 फरार कैदियों में से सिर्फ यही 3 खुशनसीब लोग जर्मनी के इस नर्क से भागने में कामयाब हो पाते हैं। इसके बाद बाकी बचे 10 कैदियों को वापस उसी सख्त जेल के अंदर लाया जाता है और हिल्स को, जिसने भागते समय जर्मन सेना की नाक में सबसे ज्यादा दम किया था, सजा के तौर पर दोबारा उसी अंधेरी आइसोलेशन काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और इसी सस्पेंस और इमोशनल मोड के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ज़ोरिक्स मूवीज को। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।